हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 8 के एसओएफ सीरीज के चैप्टर नंबर 2 के बारे में, जिसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। आपने सुना होगा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है उनमें कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं। कई बार बोलते होंगे, हम जनरली बोलते हैं कि यहाँ पे माइक्रोब्स हैं, यहाँ पे बैक्टीरिया वगैरह है, ठीक है ना। तो ये सब क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो जनरली हमें नेकेड आई से नहीं दिखाई देते, ठीक है ना। खुली आंखों से हम उन्हें नहीं देख सकते। उन्हें देखने के लिए हमें चाहिए माइक्रोस्कोप्स, बड़े बड़े पावरफुल माइक्रोस्कोप्स चाहिए होते हैं कई बार तो, क्योंकि इतने छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो जनरल माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखाई देते। और कुछ एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमें कुछ कम या लो पावर वाले माइक्रोस्कोप से दिख जाते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो आईज, जो खुली आईज से नहीं दिखते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। उनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप्स की जरूरत पड़ती है। तो माइक्रोस्कोप्स जो होते हैं वो कैसे दिखाते हैं, ठीक है। माइक्रोस्कोप के नीचे की तरफ कुछ स्लाइड्स रखी जाती है। उन स्लाइड्स के ऊपर ये बैक्टीरिया, वायरस या जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम रख करके आसानी से देख सकते हैं। कितने तरह के होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, क्या क्या काम करते हैं, क्या वो हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं या नहीं होते, क्या वो हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं, कहां मिलते हैं, ये सारी चीजें जो है वो हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। चलिए बात करते हैं इंट्रोडक्शन की इसके। तो इंट्रोडक्शन में क्या कहते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर, फॉर एग्जांपल ऑन लैंड, वाटर, एयर अराउंड अस। सम ऑफ द ऑर्गेनिजम्स आर सो स्मॉल दैट वी कैन नॉट सी देम विद नेकेड आईज। क्या कह रहे हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स हर जगह है। कहां है? लैंड यानी जमीन पर है, वाटर में है, एयर में है, लेकिन उनमें से कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इतने छोटे हैं जो नेकेड आई से नहीं देखे जा सकते हैं। These organisms are called microorganisms। ये सारे ऑर्गेनिजम्स जो होंगे वो क्या होंगे? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे। Anton von Leeuwenhoek, a Dutchman, in 1657 discovered a very small living creatures in rainwater using newly constructed microscope। सबसे पहले एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने क्या किया था? इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की डिस्कवरी करी थी, और वो भी कहां? वो की थी उन्होंने रेन वाटर के अंदर, और खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप के साथ में उन्हें सबसे पहले देखा था। देखिए, लुईस पास्चर के बारे में बात की हुई है कि द लुईस पास्चर डिस्कवर्ड द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन एंड सेड दैट माइक्रोब्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग वंस। यानी लुईस पास्चर जो है उन्होंने फर्मेंटेशन नाम की जो प्रोसेस है उसकी डिस्कवरी की थी। फर्मेंटेशन किसको बोलते हैं? किसी चीज को सड़ाना, ठीक है ना। पता है आपको, जब है ना फ्रूट जूसेस को सड़ाया जाता है, किसकी प्रेजेंस में? यीस्ट की प्रेजेंस में, वो फर्मेंट होकर के अल्कोहल बनती है। कई बार डोसा और इडली जैसी चीजें जो होती है, उनका जो सॉल्यूशन, उनका जो घोल होता है या जो उनका डो होता है, वो भी क्या होता है? फर्मेंट होकर के फूल जाता है, क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो ये जो फर्मेंटेशन वाली प्रोसेस जो है वो लुईस पास्चर ने डिस्कवरी जो है वो की थी। ही इज ऑल्सो कॉल्ड एज द फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। इनको फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहते हैं, यानी बैक्टीरिया के ऊपर जो स्टडीज की जाती है उसे बैक्टीरियोलॉजी बोलते हैं, और इसके फादर कौन है? लुईस पास्चर है। ओके, द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर। तो अब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमें खुली आंखों से तो नहीं दिखते हैं, तो उनके क्या कैरेक्टर होते हैं? हम कैसे पहचाने कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या नहीं है? देखो, दे आर आइदर वन सेल्ड ऑर्गेनिजम्स और कलेक्शन ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या तो ये सिंगल सेल वाले होंगे, यानी कि एक सेल है बस वही पूरा ऑर्गेनिज्म है, एक सिंगल सेल है वही पूरा ऑर्गेनिज्म है, या फिर अलग अलग सेल्स अगर मिलती भी हैं और वो झुंड में मिलती है, झुंड का मतलब होता है क्लस्टर, यानी गुच्छे के फॉर्म में अगर ग्रुप में मिलती है तो वो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होती है। मतलब बस वो सेल्स का एक गुच्छा होता है, लेकिन वो काम अपना अलग अलग करती रहती है, ठीक है। दे आर विजिबल ओनली विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। सिर्फ माइक्रोस्कोप की हेल्प से दिखते हैं। दे लिव एवरीवेयर, एयर, इन सॉइल एंड वाटर। एयर, सॉइल, वाटर हर जगह मिलते हैं। दे आर एबल टू एडेप्ट टू द एवर चेंजिंग द एनवायरमेंट, यानी कि ये अपने अंदर चेंजेस लाने में भी केपेबल होता है, कि मतलब अगर एनवायरनमेंट में कुछ चेंज आ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग वो खुद अपने आप के अंदर कुछ बदलाव कर लेंगे, जिसके कारण वो वहां सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। दे कैन ऑल्सो सर्वाइव एक्सट्रीम क्लाइमेटिक चेंजेस। वो कई बार एक्सट्रीम क्लाइमेटिक चेंजेस को भी झेल लेते हैं। आपको पता है कुछ एक बैक्टीरिया तो ऐसी ऐसी जगहों पर मिलते हैं जहां पर कोई दूसरा लिविंग बीइंग मिल ही नहीं सकता। फॉर एग्जांपल, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिन्हें हम थर्मो एसिडोफिल्स कहते हैं। थर्मो एसिडोफिल्स ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि गर्म पानी के झरनों में, यानी हॉट वाटर स्प्रिंग्स के अंदर मिलते हैं। इसके अलावा कई सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे माउथ के अंदर मिलते हैं। आपको पता है हमारे माउथ के अंदर सलाइवा निकलता है, और सलाइवा की पीएच होती है अप्रॉक्स 6.8, यानी कि एसिडिक। इस पीएच के अंदर भी ये बैक्टीरिया सर्वाइव कर जाते हैं।
ठीक है, तो कई बार ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्सट्रीम कंडीशंस में भी देखे जाते हैं। तो देखिए बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो कितने तरह के होते हैं, नेचर में कैसे कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो देखो क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में मैं यहां बताता हूं आपको, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स 5 तरह के होते हैं, 5 टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर जनरली फाउंड इन नेचर। नंबर फर्स्ट इज अ बैक्टीरिया, number second is a fungi, number third is algae, number fourth is a protozoa, और number fifth is virus। देखो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर ग्रुप्ड इनटू 5 मेजर कैटेगरीज, एग्जांपल बैक्टीरिया, फंगी, एल्गी, प्रोटोजोआ एंड वायरसेस, ठीक है। अब एक बात सुनो ध्यान से, बैक्टीरिया जितने भी होते हैं, जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, दे ऑल आर यूनिसेल्युलर, यूनिसेल्युलर, ठीक है, यानी सिंगल सेल वाले होते हैं। फंगस मल्टी सेल्युलर होती है, मल्टी सेल्युलर होती है, यानी मल्टीपल सेल्स वाली होती है। इसका एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन है यीस्ट। यीस्ट इज अ फंगी विच इज अ यूनिसेल्युलर, यीस्ट एक्सेप्शन है इसका। एल्गीज जो होती है, एल्गीज जनरली होती है जनरली होती है मल्टी सेल्युलर, मल्टी सेल्युलर, बट ऑल्सो प्रेजेंट इन यूनिसेल्युलर फॉर्म, यूनिसेल्युलर ऑल्सो, ठीक है। प्रोटोजोआ जो होते हैं वो भी सारे होते हैं यूनिसेल्युलर, एंड द वायरस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, द वायरस इज नॉन सेल्युलर। वायरस जो होते हैं वो नॉन सेल्युलर होते हैं, वायरस सेल नहीं होती, वो सेल से भी गया बीता है। मतलब एक सेल के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए उसकी बात करते हैं, कि ऊपर की तरफ सेल मेम्ब्रेन होनी चाहिए, अंदर साइटोप्लाज्म होना चाहिए, फिर उसके बाद न्यूक्लियस होना चाहिए, जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए। वायरस के पास नहीं है, सिर्फ एक जेनेटिक मटेरियल के नाम पर उसके पास में डीएनए मिलता है छोटा सा, इसके ऊपर कोई सेल मेम्ब्रेन नहीं मिलती, उसके अंदर कोई साइटोप्लाज्म नहीं मिलता है, इसीलिए वायरसेस इज नॉन सेल्युलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ये होते हैं 5 तरह के अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिनके बारे में हम एक एक करके डिटेल में बात करने वाले हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर फर्स्ट से। नंबर फर्स्ट इज अ बैक्टीरिया। देखिए बैक्टीरिया आर सिंगल सेल्ड, इट इज कॉल्ड यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, यानी कैसे होते हैं, सिंगल सेल वाले होते हैं, अभी बताया मैंने। दे हैव सेल वॉल, दस आर कंसीडर्ड टू बी रिलेटेड मोर विद प्लांट्स देन विद इन एनिमल्स, यानी कि ये बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जैसे इनकी सेल है, ये इनकी सेल मेम्ब्रेन है, और इसके ऊपर एक हार्ड सी कवरिंग और मिलेगी, दैट इज कॉल्ड सेल वॉल। इसके ऊपर हार्ड कवरिंग और मिलती है, वो होती है सेल वॉल। अब ये जो सेल वॉल है ना, सुनिएगा, सेल वॉल है ना किस किस पर मिलती है, एक तो बैक्टीरिया पे मिलती है, एक फंगस पे मिलती है, और एक प्लांट पे मिलती है। तो बैक्टीरिया के ऊपर सेल वॉल होने के कारण उनको प्लांट के साथ ज्यादा रिलेटेबल माना जाता है एज कंपेयर टू द एनिमल्स, क्योंकि एनिमल्स की सेल्स के ऊपर सेल वॉल एब्सेंट होती है, ठीक है। They are included in the first kingdom of living organisms. Example is Monera, and are the considered to be a first living organism that evolved on Earth. यानी कि ये first living organism consider किए जाते हैं कि जब Earth के ऊपर life आई थी, तो life आने के बाद जो सबसे पहले living organisms बने थे वो थे बैक्टीरिया, ठीक है। They are the simplest living organisms found on Earth. ये सबसे सिंपल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं अर्थ के ऊपर, क्योंकि बेचारों के पास है ही क्या, सिंगल सेल ही तो है और कुछ नहीं है। तो सिंगल सेल में ज्यादा से ज्यादा क्या ही हो जाएगा, कितनी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, ठीक है, कुछ नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम जैसे कुछ है ही नहीं, ये तो सब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में मिलता है। तो यहाँ कॉम्प्लेक्सिटी ना के बराबर है, क्योंकि सिंगल सेल ही है।
दे आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज। लेकिन बैक्टीरिया मिलते बहुत सारे तरह के हैं। थाउजेंड्स ऑफ बैक्टीरिया जो है वो हर जगह पर मिल सकते हैं, एक छोटी सी जगह पर। आपको पता है हमारे माउथ के अंदर जो है, माउथ के अंदर मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया हो सकते हैं, इतने छोटे होते हैं ये। तो इनके साइज और शेप जो होते हैं ना वो भी कई अलग अलग तरह के होते हैं। साइज बहुत छोटे से लेकर के कई गुना तक बड़ा हो सकता है, ठीक है। हालांकि फिर भी रहेंगे ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना, दिखेंगे तो फिर भी नहीं, लेकिन साइज में बहुत वेरिएशंस मिलते हैं। देयर साइज में बी वेरी फ्रॉम 0.2 टू 100 माइक्रोन। 100 माइक्रोन, 100 माइक्रोमीटर बोल सकते हैं इसको। 100 माइक्रोन, 1 माइक्रोन क्या होता है? 1 मिलियंथ ऑफ 1 मीटर। एक मीटर को अगर मैं 1 मिलियन छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, 1 मिलियन मतलब 10 लाख, 1 मिलियन छोटे, एक माइक्रोन क्या होता है? अगर मैं 1 मीटर को 1 मिलियन यानी 10 लाख छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दूं तो एक छोटा पार्ट जो होगा ना वो होगा 1 माइक्रोन। इतना होता है एक बैक्टीरिया। कितना? 0.2 माइक्रोन टू 100 माइक्रोन तक हो सकता है ये, ठीक है। ये देखो बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर दिखा रखी है इस जगह पर, देखो यहां इस जगह पर ये सेल मेम्ब्रेन है, ओके। इसके अलावा इसके बाहर की तरफ मिल जाएगी, वो क्या हो जाएगी? सेल वॉल हो जाएगी, ये सेल वॉल है। इसके अलावा यहां देखो एक टेल जैसी स्ट्रक्चर दिखाई देती है। टेल जैसी ये जो स्ट्रक्चर है दैट इज फ्लैजिला। फ्लैजिला, फ्लैजिला इज अ टेल लाइक स्ट्रक्चर व्हिच हेल्प्स इन द मूवमेंट इन अ वाटर इन अ मीडियम, ठीक है। किसी मीडियम के अंदर बैक्टीरिया अगर मूव करेगा तो उसको मूव करने में हेल्प करती है, ठीक है। इसके अलावा और क्या मिलता है? इसके अलावा और छोटी छोटी कई सारी स्ट्रक्चर्स मिलती है, जैसे देखो यू, ठीक है, दैट आर पिलाई। ये होती है पिलाई, ठीक है। ये अंदर की तरफ ये इसका डीएनए है, ये इसका जेनेटिक मटेरियल है, मैं बना देता हूं, इज द जेनेटिक मटेरियल जो ऐसे बिखरा हुआ सा पड़ा रहता है। यू, इसके ऊपर किसी भी तरह की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं मिलती, इसीलिए ये वाला जो पोर्शन होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड, क्योंकि डीएनए फैला हुआ पड़ा है, उसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं है। इसके अलावा और बात करते हैं, देखो ये जो लिक्विड है इसके अंदर जो मिलता है दैट लिक्विड इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। लिक्विड मैं लिख देता हूं साइटोप्लाज्म। तो मोटा मोटा अगर मैं बैक्टीरिया के बारे में बात करूं तो बैक्टीरिया में क्या होता है? सिंगल सेल है, सेल मेम्ब्रेन है, उसके ऊपर सेल वॉल है, उसके पास फ्लैजिला है, कुछ और छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स होती हैं जिन्हें पिलाई बोलते हैं। इसके अलावा साइटोप्लाज्म है और बिखरा हुआ सा डीएनए है, ठीक है। इस बिखरे हुए डीएनए को क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोइड बोलेंगे, जो साइटोप्लाज्म में फैला हुआ है। तो अगर मैं बात करूं बैक्टीरिया के अलग अलग शेप और साइज होते हैं, तो कितने तरह के शेप और साइज होते हैं? 4 तरह के शेप और साइज मिलते हैं बैक्टीरिया के। नंबर फर्स्ट इज अ राउंड शेप, नंबर सेकंड इज अ रॉड शेप, नंबर थर्ड इज अ स्पाइरल फॉर्म एंड नंबर फोर्थ इज अ कॉमा शेप। 4 तरह के बैक्टीरिया होते हैं। बात करते हैं इनको सिंगल सिंगल देख करके। The rod shaped ones are called bacilli. Single is a bacillus. Bacilli multiple के लिए आता है, single bacillus के लिए आता है. They cause certain dangerous disease in humans like a tuberculosis, जिसको हम आम भाषा में टीबी बोलते हैं, diphtheria, tetanus, leprosy, etc. कैसे होते हैं? रॉड शेप के बैक्टीरिया। रॉड शेप के बैक्टीरिया जो होते हैं उनको बेसिलस बोलते हैं। देखो ये रहे, ये रॉड शेप के बैक्टीरिया होते हैं, ये बेसिलस है। ह्यूमंस के अंदर बहुत भयंकर डिजीज पैदा करते हैं, ट्यूबरकुलोसिस, डिप्थीरिया, टेटनस, लेप्रोसी एक्सेट्रा। देन द स्पाइरल वंस आर कॉल्ड कोकाई। सिंगल इज कोकस, फॉर एग्जांपल स्ट्रेप्टोकोकस व्हिच कॉज निमोनिया। कोकाई या कोकस किसको बोलते हैं? जो राउंड शेप के होते हैं, ये देखो ऐसे राउंड शेप के होते हैं, स्फेरिकल या राउंड होते हैं। ये बैक्टीरिया जो होंगे ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिस का एग्जांपल है, ठीक है, जो कि निमोनिया पैदा करता है ह्यूमन बींग्स के अंदर, ठीक है ना। कंप्लीट नाम होता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। स्पाइरल शेप इज कॉल्ड स्पाइरिला। इसके अलावा क्या हो सकता है? स्पाइरल शेप बैक्टीरिया हो सकता है, ऐसे स्पाइरल शेप बैक्टीरिया, ठीक है। एग्जांपल है स्पाइरेलम, सिंगल को बोलते हैं स्पाइरेलम, और इसका एग्जांपल हो सकता है एजोस्पाइरेलम। एजोस्पाइरेलम जो होता है वो कि नेचर के अंदर नाइट्रोजन साइकिल जो है उसमें हेल्प करता है। The common shape are called is vibrio। इसके बाद क्या होगा? कॉमन शेप जो होगा वो कैसा होगा? विब्रियो होगा। पूरा नाम होता है विब्रियो कॉलेरी। पता है कॉलेरा डिजीज पैदा करता है, हैजा रोग, जिसको हम आम भाषा में बोलते हैं हिंदी में। फॉर एग्जांपल विब्रियो कॉलेरी विच कॉज कॉलेरा। ये कॉमा शेप्ड होते हैं, देखो ये हल्के से कॉमा शेप्ड होते हैं। कई बार इनको ऐसे भी बना देते हैं, ये से कुछ इस तरह से मिलते हैं, ये होते हैं विब्रियो। तो 4 तरह के बैक्टीरिया होते हैं, कोकस यानी राउंड शेप, विब्रियो यानी कॉमा शेप, बेसिलस यानी रॉड शेप, और स्पाइरेला यानी कि स्पाइरल शेप के, ठीक है।
अब बात करते हैं बैक्टीरिया के अंदर रिप्रोडक्शन की। बैक्टीरिया अपने नंबर कैसे बढ़ाते हैं उसकी बात करेंगे। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस बाय द फिजन, यानी बैक्टीरिया क्या करता है, फिजन करते हैं, यानी कि बाइनरी फिजन कर लेते हैं, वो 1 से 2 में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, अंडर द फेवरेबल कंडीशन ऑफ बैक्टीरियम डिवाइड इनटू डॉटर सेल्स, यानी अंडर द फेवरेबल कंडीशन, अगर बैक्टीरिया के पास अपनी कंडीशन अच्छी है। सर फेवरेबल कंडीशन का मतलब क्या होता है? फेवरेबल कंडीशन का मतलब ये है कि सुटेबल टेम्परेचर, मॉइस्चर, न्यूट्रिशन, ये सब उसके पास अगर अवेलेबल है तो बैक्टीरिया के तो मजे ही मजे हैं। तो वो कंडीशंस जो है वो कैसी होती है? फेवरेबल कंडीशंस होती है बैक्टीरिया की। इस दौरान एक बैक्टीरिया डिवाइड होकर के 2 डॉटर सेल्स बना सकता है। दैट देखो, सिंगल बैक्टीरिया, ठीक है। उसके बाद इस बैक्टीरिया का सबसे पहले क्या हो रहा है? डीएनए देखो डिवाइड हो रहा है, ऐसे करके हो रहा है। अब डीएनए डिवाइड हो गया, उसके बाद में सेल्स डिवाइड हो रही है और ये 2 डॉटर सेल्स बन जाती हैं। बनी ना? ठीक। Bacterial cell grow in size, its nuclear material and cytoplasm divide to forms a new daughter cells. यानी जैसे जैसे बैक्टीरिया ग्रो करता है वैसे वैसे उसका जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो सेपरेट हो जाता है और उसके बाद में वो सेल्स जो होती हैं वो भी अलग हो जाती हैं। The daughter cells grow in size and divide again. फिर ये जो 2 डॉटर सेल्स है ये फिर से आगे ग्रो करेंगी और ग्रो करने के बाद ये फिर से आगे चल करके डिवाइड कर सकती हैं, 2 डॉटर सेल्स और बना सकती हैं। ऐसे करते करते बैक्टीरिया का साइज जो होता है, साइज क्या, नंबर, बैक्टीरिया के जो नंबर होते हैं वो बहुत जल्दी बढ़ सकते हैं। फिजन कैन बी ऑफ द 2 टाइप्स। नंबर फर्स्ट इज द बाइनरी फिजन। द 2 डॉटर सेल्स आर फॉर्म, जिसमें एक सेल से 2 डॉटर सेल्स बनती हैं। एंड द मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन में क्या होता है? मेनी डॉटर सेल्स आर फॉर्म, तो एक सिंगल सेल से क्या हो जाएंगी? मल्टीपल सेल्स बन जाएंगी। द मोस्ट बैक्टीरिया डिवाइड वेरी फास्ट। मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया जो होते हैं वो बहुत जल्दी डिवाइड करते हैं। ठीक है, बाइनरी फिजन कर सकते हैं या वो मल्टीपल फिजन कर सकते हैं। ऐसे वो अपने नंबर बढ़ाते हैं फेवरेबल कंडीशंस में। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो सर फेवरेबल कंडीशन में तो आपने बात कर ली, ये अनफेवरेबल कंडीशन में क्या करेंगे? सुनो, अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर एक बैक्टीरिया अपने अंदर बहुत सारे स्पोर्स बनाता है। जैसे बैक्टीरिया है, ये अपने अंदर क्या बनाएगा? स्पोर्स बनाएगा। ये जो स्पोर्स होते हैं ये पड़े रहते हैं जब तक अनफेवरेबल कंडीशन रहेगी। अनफेवरेबल कंडीशन का मतलब सर जहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, ड्राइनेस बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, पानी बिल्कुल भी नहीं है, ये सब कंडीशंस जो होती है वो बैक्टीरिया के लिए अनफेवरेबल है। इस दौरान स्पोर्स बनते हैं, ये स्पोर अंदर पड़े रहेंगे जब तक कि फेवरेबल कंडीशन वापस से नहीं आ जाती। जब फेवरेबल कंडीशन दोबारा आती है तो ये सेल फट जाती है, बस्ट हो जाती है और सारे स्पोर्स क्या हो जाते हैं? रिलीज कर दिए जाते हैं आउटसाइड, बाहर की तरफ। जब बाहर की तरफ रिलीज कर दिए जाएंगे तो हर एक स्पोर से क्या होगा? एक नया बैक्टीरियम बनेगा। ठीक है, ये होते हैं अनफेवरेबल कंडीशंस में। क्या हो? स्पोर फॉर्मेशन, इसको स्पोर फॉर्मेशन बोलते हैं। स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नंबर सेकंड बात करेंगे अब फंगस की। हमने बैक्टीरिया के बारे में सब कुछ पढ़ा, अब हम फंगस के बारे में बात करते हैं। प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स दैट डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल आर कॉल्ड फंगस। यानी प्लांट के जैसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास में क्लोरोफिल नहीं होगा वो होते हैं फंगस। तो सर प्लांट के जैसे क्यों? अरे इनके पास पता है क्या होता है? इनके पास होती है सेल वॉल। मैंने बताया था ना, सेल वॉल 3 ऑर्गेनिजम्स के पास में। नंबर फर्स्ट प्लांट, नंबर सेकंड फंगस और नंबर थर्ड बैक्टीरिया। तो फंगस जो है वो भी तो इसका एक पार्ट है, इसका सेल वॉल रखने वालों के मेंबर्स का। तो सेल वॉल है इसलिए वो प्लांट के साथ भी कनेक्ट रहती। लेकिन जैसे प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं वैसे ही ये फंगस फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते। ठीक है ना, एक भी फंगस ऐसा नहीं है जो फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना खुद बनाता हो। ठीक है, द प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म दैट डोंट कंटेन क्लोरोफिल आर कॉल्ड फंगस। फंगस मे बी यूनिसेल्युलर, एग्जांपल इज यीस्ट, बताया था ना मैंने पीछे। एंड पाइल्यूस और मल्टीसेल्युलर, मोल्ड्स एंड द मशरूम्स। मोल्ड और मशरूम्स जो होते हैं कैसा होता है? ये मल्टीसेल्युलर्स होते हैं। थ्रू द फंगस आर प्रेजेंट एवरीवेयर। फंगस हर जगह पे होते हैं। फ्रॉम डेजर्ट्स टू वेरी कोल्ड रीजन्स दे ग्रो बेस्ट इन द डार्क, वार्म एंड द मॉइस्ट प्लेसेस। ये हर जगह मिलते हैं, लेकिन ये सबसे ज्यादा ग्रो कहां करते हैं? सबसे ज्यादा ग्रो ये वहां करते हैं जहां डार्कनेस हो, लाइट ना हो, इसके अलावा मॉइस्चर ज्यादा हो, वार्म एनवायरनमेंट हो, उन जगहों पर ये बहुत जल्दी ग्रो करते हैं। और जो खाने वाली चीजें होती है ना, जो फूड मटेरियल होते हैं, उनको खराब कर देते हैं, उनको सड़ा देते हैं, ये उनके ऊपर ग्रो करते हैं।
द कॉमनली नोन टाइप्स ऑफ द फंगस आर मशरूम्स, ये तो सॉइल में ग्रो करते हैं। कुछ मशरूम्स जो होती है वो खाई भी जाती हैं, ठीक है ना, तो मशरूम की सब्जी भी बनती है, बट नॉट ऑल मशरूम्स आर एडिएबल, ठीक है ना, कई मशरूम्स पॉइजनस भी होती हैं, तो इसीलिए अगर नॉलेज ना हो तो उन्हें ना छेड़े। दैट मोल्ड्स जो होते हैं वो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल, जैसे एक प्लांट गिर गया, प्लांट को डिकम्पोज कर रहे हैं तो उसके ऊपर ये ग्रो करते हैं मोल्ड्स। और यीस्ट तो बहुत काम की है। यीस्ट कहां काम आती है? यीस्ट काम आती है ब्रेड बनाने के लिए, ब्रेड फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। इसके अलावा अल्कोहल फॉर्मेशन के लिए, अल्कोहल फॉर्मेशन के लिए, अल्कोहल फॉर्मेशन में जो फर्मेंटेशन का काम होता है यही तो करवाती है ना, ईस्ट। नेक्स्ट बात करते हैं, फंगस आर नॉन ग्रीन प्लांट्स। हम बोल सकते हैं कि फंगस एक तरीके के नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं, ठीक है, एंड हेंस कैन नॉट मेक देयर फूड, और इसलिए वो अपना फूड खुद सिंथेसाइज नहीं कर पाते। दे आर ईदर सेप्रोफाइटिक और द पैरासाइटिक। सेप्रोफाइटिक का मतलब होता है सड़ी गली चीजों के ऊपर ग्रो करना, और पैरासाइटिक का मतलब होता है डिजीज पैदा करना। ये प्लांट के ऊपर ग्रो कर सकती हैं, डिजीज पैदा कर सकती हैं। ये एनिमल्स के ऊपर ग्रो कर जाती है, कई बार डिजीज पैदा करती है। कई बार क्या होता है, हमारी बॉडी के ऊपर स्किन पे फंगल इन्फेक्शंस हो जाते हैं, फंगस ग्रो करती है इसलिए फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं, ठीक है। दाद हो जाता है, कई बार रिंगवर्म बोलते हैं उसको, रिंगवर्म, दाद हो जाता है, स्किन के ऊपर राइट स्पॉट्स बन जाते हैं, खुजली आती है, बारिश के टाइम पर बहुत ज्यादा होता है, ठीक है ना, फंगल इन्फेक्शन है ये। They have well defined nucleus, इनके पास well defined nucleus होता है। The cell organelles and the cell wall also, इनके पास cell wall भी होती है, cell organelles भी होती है। Yeast में भी एरोबिक और एनारोबिक, यीस्ट हो सकती है एरोबिक यानी कि एयर के प्रेजेंस के अंदर वो काम करती हो, एनारोबिक भी हो सकती है अगर वो एयर के प्रेजेंस में काम ना करे, दैट इज एनारोबिक। और जब वो एनारोबिक काम करेगी दैट वो फर्मेंटेशन करेगी उस टाइम पे, ठीक है ना, ठीक है। माइल्ड्यू आर पैरासाइटिक्स, या जो मोल्ड्स होते हैं वो जनरली पैरासाइटिक्स होते हैं। फंगी रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय द बडिंग यीस्ट, जैसे बडिंग यीस्ट, बाइनरी फ्यूजन, फ्रेगमेंटेशन, और बाय द फॉर्मिंग डस्ट लाइक स्पोर्स इन द मशरूम्स एंड द मोल्ड्स। पहले तो एक बात करते हैं, देखो फंगस दिखती कैसी है, फंगस हमने देखी दिखती कैसी है, लेकिन वास्तव में अगर मैं बात करूं, फंगस है ना, इससे और कुछ नहीं होता, इससे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, यूं ये धागे हैं फंगस के, ये से उसमें ऐसे सेल्स लगी हुई रहती हैं, ठीक है ना, ये इसका न्यूक्लियस है, करेक्ट। तो ये जो धागे हैं, ये सिंगल वाला धागा जो है वो एक फंगस है, लेकिन एक सिंगल धागा तो कहीं रहता ही नहीं है, ये धागे का ग्रुप बना करके रहता है, ऐसे गुच्छा बनता है ऐसे। जो जाल होता है ना, जाल, उनका जाल जो होता है उसको बोलते हैं माइसीलियम, उसको बोलते हैं माइसीलियम। ये माइसीलियम जो है ये है फंगल फिलामेंट्स जो है उनका वेब जाल, ये होती है वास्तव में फंगस। अब ये फंगस रिप्रोड्यूस कैसे करती है, अब देखो, अगर सिंगल सेल वाली फंगस है जैसे यीस्ट, ये यीस्ट है। अब यीस्ट में क्या होता है, बाइनरी फ्यूजन नहीं, यीस्ट में जनरली होती है बडिंग ऐसे, इसके ऊपर क्या होता है, एक छोटा सा बड लग जाता है, इसको बोलते हैं बड। कुछ टाइम तक ये अपनी मदर सेल के साथ में अटैच रहता है, देन आफ्टर ऑल इट बिकम सेपरेट फ्रॉम इट, उसके बाद ये उससे अलग हो जाएगा, और ये जो बड है वो नया फंगस बनाएगा, नया यीस्ट बनाएगा, तो ये हो जाती है बडिंग। क्या हो जाती है ये, बडिंग। अगर मैं बात करूं एक और, कुछ फंगस जो फिलामेंटस होते हैं, ऐसे फिलामेंटस हैं, अगर आप इनके फिलामेंट्स के टुकड़े कर दो, मान लो फिलामेंट के मैंने 3 टुकड़े कर दिए या 2 टुकड़े कर दिए, चलो मान लो 2 टुकड़े कर दिए, तो हर एक फिलामेंट जो होगा वो आगे चलकर क्या बनाएगा, न्यू फंगस बनाएगा, और ये भी क्या बनाएगा, न्यू फंगस बनाएगा, बनाएगा कि नहीं। तो ये होती है प्रोसेस, दैट इज फ्रेगमेंटेशन। तो अब यहां पर अगर मैं बात करूं, फंगी रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय द बडिंग, जो कि यीस्ट में मिलती है, बाइनरी फ्यूजन हो सकता है कई फंगस में, फ्रेगमेंटेशन हो सकता है, और बाय द फॉर्मिंग ऑफ डस्ट लाइक स्पोर्स इन मशरूम्स एंड मोल्ड्स। देखो यहां देखो, ये यीस्ट के अंदर बडिंग दिखा रखी है, और ये है मशरूम, सॉरी ये है राइजोपस, ठीक है ना, मशरूम में भी ऐसे ही होता है, ये होता है राइजोपस। अब राइजोपस में क्या होगा, देखो जैसे ये कुछ फिलामेंट्स ऊपर की तरफ ग्रो कर रहे हैं ऐसे,
और यहाँ एक छोटी सी स्ट्रक्चर बनती है, ऐसे सैक लाइक स्ट्रक्चर बनती है, उसे स्पोरेंजियम कहते हैं। क्या होता है? स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम। इसी स्पोरेंजियम के अंदर यहां इस जगह पे यहां छोटे 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 स्पोर्स बनते हैं, ऐसे स्पोर्स बनते हैं। और फिर उसके बाद ये स्पोरेंजियम जो है उसकी वॉल फट जाती है और ऐसे डस्ट लाइक स्पोर्स बाहर निकलते हैं। फिर ये स्पोर्स जिस जगह पर भी जाकर के गिरते हैं और वो जगह अगर इनकी न्यूट्रिटिव जगह हुई, ठीक है ना, जहां पर न्यूट्रिशन मिला उनको, तो यहां वहां पर ग्रो करके नया फंगस फिलामेंट बनाएंगे। तो ऐसे फंगस ग्रो करती है। स्पोर्स रिमेन इन द एयर। स्पोर्स कहां रहते हैं? एयर में रहते हैं। एंड हेल्प इन द डिस्पर्सल ऑफ द फंगी टू द डिस्टेंट प्लेसेस। अब स्पोर हवा के साथ साथ अलग अलग जगहों पर फैल जाते हैं, तो जिस जगह पर वो फैलेंगे वहां जाकर के न्यूट्रिशन के ऊपर ये ग्रो करने लगेंगे और फंगस ग्रो करेगी। Under the favorable conditions, the fungi reproduce by the sexual reproduction. कई बार favorable conditions के अंदर ये फंगस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करती है। मतलब एक फंगस जो है, मान लो उसके अंदर स्पर्म बन रहे हैं और दूसरे में ओवम बन रहे हैं। मान लो एक फंगल फिलामेंट है, ये बहुत सारे ऐसे फंगल फिलामेंट है और ये दूसरा फंगल फिलामेंट्स है, इनका गुच्छा है। इसके अंदर बनेगा स्पर्म, ठीक है ना, या मेल गैमेट बोल दूं मैं इसको, स्पर्म नहीं बोलते, मेल गैमेट बोलो ज्यादा सही है। और ये बनेगा फीमेल गैमेट। ये हो जाएगा मेल गैमेट, ये हो जाएगा फीमेल गैमेट। ठीक है। उसके बाद जब इन दोनों का आपस में फर्टिलाइजेशन होगा, दैट फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट इज अकर्स। तो क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। ये जाइगोट होता है 2n, डिप्लॉयड होता है जाइगोट, यानी इसके अंदर क्या होता है? क्रोमोसोम्स के 2 सेट मिलते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर होगा मियोसिस। मियोसिस होने के बाद में इससे बनते हैं 4 स्पोर्स, 1 2 3 4, 4 स्पोर्स बनते हैं और ये चारों स्पोर होते हैं n हैप्लॉइड, यानी क्रोमोसोम्स का सिर्फ एक एक सेट इनके अंदर होता है। इनसे आगे चल करके नया फंगस बन सकता है, नया फंगस, नया फंगस और नया फंगस। दैट प्रोसेस इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये प्रोसेस होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, ठीक है। नेक्स्ट वन देखिए, एल्गी। एल्गी जो है वो प्लांट्स में आती है, ठीक है ना। प्लांट 5 तरह के होते हैं, ठीक है, मैं पहले बताता हूं। उसमें से सबसे लेस डेवलप्ड प्लांट्स जो होते हैं वो होते हैं एल्गी। नंबर फर्स्ट इज एल्गी, नंबर सेकंड ब्रायोफाइट्स, नंबर थर्ड टेरिडोफाइट, नंबर फोर्थ जिम्नोस्पर्म और नंबर 5 एंजियोस्पर्म। 5 तरह के प्लांट्स होते हैं। सबसे पहले और सबसे लेस डेवलप्ड प्लांट है एल्गी। The term algae refers to the simple plant-like organisms that have a cell wall and the chlorophyll within the cells. क्या होता है? एल्गी जो है वो सबसे सिंपल प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स में आते हैं जिनके पास में सेल वॉल होती है और क्लोरोफिल होता है, ठीक है। They are found in various types of moist habitats. Some algae are attached to the rocks. देखिए इस जगह पर ये अलग अलग जगहों पर मिलती है और कई बार तो एल्गी जो होती है वो कहाँ, रॉक्स के ऊपर भी ऐसे अटैच रहती है, उनके ऊपर भी ग्रो करने लगती है, ठीक है। सम ऑफ ऑल्सो फाउंड इन द बार्क ऑफ ट्रीज। कई बार तो एल्गीज कहां मिलती है? पेड़ों की जो छाल होती है उन जगहों पर भी मिलती है। और ग्रो विद इन द प्लांट्स एंड एनिमल्स। और कई बार प्लांट्स और एनिमल के साथ में भी ग्रो करने लगती है। एनिमल्स के साथ में सर, प्लांट के साथ में तो अभी आपने बताया था कि प्लांट के साथ ग्रो करती है, और एनिमल के साथ में क्या? आप कभी भी नेट पे सर्च करना, द स्लॉथ बेयर। स्लॉथ बेयर जो होता है वो एक ऐसा एनिमल होता है जो पेड़ के ऊपर रहता है, ये ना बड़ा लीजी टाइप का एनिमल होता है बट क्यूट होता है। तो स्लॉथ बेयर जो है उसकी स्किन के ऊपर जो बाल होते हैं उन बालों के बीच में एल्गीज ग्रो करनी स्टार्ट कर देती हैं। हालांकि उनको कोई नुकसान नहीं होता उससे, ठीक है, बट एल्गीज जो होती है वो वहां ग्रो करती है क्योंकि वो पेड़ पे रहते हैं, वो फोटोसिंथेसिस कर सकती है वहां पे, इसलिए वो वहां ग्रो करती है। Some of them also show the symbiotic relationship with others. For example, the lichen is the symbiotic association or relationship between the algae and fungus. मैंने अभी थोड़ी देर पहले symbiotic association बताया था। मैंने कहा था 2 ऑर्गेनिज्म जो एक साथ रहते हैं और एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं, दे आर symbiotic associated animals या organisms। यहाँ लाइकेन जो होता है वो एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है किसका? एल्गी का और फंगिस का। तो ये देखिए नीचे की तरफ दिखा रखा है मैंने, यहाँ पर लाइकेन, लाइकेन, ये लाइकेन जो है यहाँ फंगस और एल्गी इन दोनों का एसोसिएशन होता है। कहाँ ग्रो करती है ये लाइकेन्स? लाइकेन जनरली ग्रो करते हैं ऐसी जगहों पर जहां पर पॉल्यूशन सबसे कम होता है।
सबसे कम पॉल्यूशन जहां होगा वहां लाइकेंस आपको देखने को मिलेंगे। हाई पॉल्यूटेड एरियाज के अंदर आपको कभी भी लाइकेंस नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि वो पॉल्यूटेड एरियाज के अंदर नहीं ग्रो करते हैं। इसीलिए लाइकेंस को पॉल्यूशन इंडिकेटर्स भी कहा जाता है। ठीक है, सम ऑफ देम आर यूनिसेल्युलर एंड द माइक्रोस्कोपिक। कुछ एक ऐसे एल्गीज होते हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं, सिंगल सेल वाले होते हैं, ठीक है, और माइक्रोस्कोप से ही देखने को मिलते हैं। ठीक है, while the others are multicellular, कुछ एक मल्टीसेलुलर भी होते हैं, and the quite big, और बहुत बड़े भी होते हैं एल्गीज। Their size can be vary from 1 micron to 50 meters। 50 meters, 1 micron to 50 meters, ये तो रेंज बहुत बड़ी हो गई, है ना। The microscopic algae include the Spirogyra, Chlamydomonas, Volvox, etc. माइक्रोस्कोपिक एल्गीज होती है, यानी जिनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। स्पायरोगायरा, क्लेमाइडोमोनास, वॉल्वॉक्स एक्सेट्रा। सीवीड एज एग्जांपल ऑफ अ बिग एल्गी। कुछ सीवीड्स होती है, समुद्री घास जो होती है ना, उसके जैसे दिखाई देती है। कैसी होती है? लेमिनेरिया जैसे है। लेमिनेरिया एक ऐसी सीवीड है जो बहुत बड़ी होती है, ठीक है ना, वो आसानी से दिख जाती है, तो ये लेमिनेरिया है, ठीक है ना। इसके बाद मैक्रोसिस्टिस मैक्रोकार्पा, ये भी बड़ी एल्गी है जो आसानी से दिखाई दे जाती है। यूनिसेलुलर एल्गीज कम टू द ग्रेट वैरायटी ऑफ द शेप्स। अलग अलग तरह की शेप होती है जो यूनिसेलुलर एल्गी होती है। एंड स्फेरिकल हो सकती है, ये स्फेरिकल यानी गोल, रॉड लाइक हो सकती है एल्गी, स्पिंडल शेप्ड हो सकती है, एंड द क्लब शेप्ड हो सकती है। ठीक है, जैसे क्लेमाइडोमोनास है, देखो जैसे कप शेप्ड होता है यहाँ पे, ठीक है ना। इसके अंदर ये रहा क्लोरोप्लास्ट, ये यूं इस तरह से क्लोरोप्लास्ट है, यहाँ फोटोसिंथेसिस होगा, ठीक है। मल्टीसेलुलर एल्गी अकर्स इन वेरियस टू अदर फॉर्म्स सच एज अ फिलामेंटस एंड ब्रांचेस। जो मल्टीसेलुलर एल्गीज होती हैं, जो बहुत बड़ी होती हैं, ठीक है ना, वो फिलामेंट्स के फॉर्म में हो सकती है या वो ब्रांचेस के फॉर्म में हो सकती है। सम एल्गी लिव इन कॉलोनीज, फॉर एग्जांपल इज वॉल्वॉक्स। कई बार क्या होते हैं, एल्गीज जो होती है वो कॉलोनी बना करके रहती हैं, ठीक है ना, जैसे वॉल्वॉक्स, ये देखो कॉलोनीज है, इनकी छोटी छोटी कॉलोनीज है, तो कॉलोनी में रहती हैं। Algae occur in a different colors because other than the chlorophyll, they also contain pigments that mask the green color of the chlorophyll and make the algae appear red, brown, etc. तो देखो क्लोरोफिल्स जो होते हैं ना, वो तो जनरली ग्रीन कलर देते हैं, लेकिन क्लोरोफिल के कई सारे अलग अलग वेरिएंट्स भी होते हैं। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, ठीक है ना। तो इनमें से क्लोरोफिल ए जो होता है वो जनरली ग्रीन कलर के रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन बी, सी, डी ये अलग अलग कलर दे सकता है। ये ब्लू ग्रीन कलर दे सकता है, ऑरेंज येलो कलर दे सकता है। तो इस हिसाब से क्या हो सकता है, अलग अलग तरह के होते हैं। इस क्लोरोफिल के अलावा भी कई सारे पिगमेंट्स मिलते हैं, जस्ट लाइक अ फ्यूकोजेंथीन, जो क्या करता है, ब्राउन कलर देता है, ठीक है। इसके अलावा आर फाइकोसाइनिन, आर फाइकोएरिथ्रीन, ये ऐसे पिगमेंट्स होते हैं जो रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इसी बेस पर आपको पता है जनरली 3 कैटेगरीज डिवाइड की जाती है एल्गीज की। नंबर फर्स्ट इज ग्रीन एल्गी, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड क्लोरोफाइसी। Number second is a phaeophyce, then brown algae. Number third is rhodophyce, red algae. ठीक है ना? On the basis of pigments, they are 3 types. On the basis of pigments, the algae are classified as followed. Number first is a green algae, Chlamydomonas, Spirogyra, Eulothrix. ये सब green algae में आती है. Number second is a red algae, Giladium, Polysiphonia. They are red algae. The brown algae, Fucus, Laminaria, Sargassums, that all are brown algae. ठीक है, रेड एल्गी और ब्राउन एल्गीज मोस्ट ऑफ, अगर मैं बोलूं तो ये समुद्रों में मिलती हैं, यानी कि ओशंस में मिलेंगी, और वहीं ग्रीन एल्गीज जो होती है वो समुद्रों में भी मिलती है, साथ साथ में फ्रेश वाटर में भी मिलती है। द एल्गल सेल्स आर कवर्ड बाय अ सेल वॉल। एल्गीज जो होती है उनके पास सेल वॉल होती है, न्यूक्लियस होता है, वेरियस सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं, वैक्यूल्स होती हैं, एक्सेट्रा आर प्रेजेंट इन सेल्स। ठीक है, दे आर ऑल पॉजेस द क्लोरोफिल। इनके पास, सबके पास क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, मतलब ये फोटोसिंथेसिस कर सकती हैं। रिप्रोडक्शन इन एल्गी टेक्स प्लेस बाय बोथ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल मेथड्स। इनके पास रिप्रोडक्शन के लिए सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों मेथड्स होते हैं। एसेक्सुअली दे रिप्रोड्यूस बाय द फ्रेगमेंटेशन, फिजन एंड द स्पोर फॉर्मेशन। एसेक्सुअली कैसे हो सकता है, फ्रेगमेंटेशन हो सकता है, फिजन हो सकता है, और स्पोर फॉर्मेशन हो सकता है। और सेक्सुअली रिप्रोडक्शन के टाइम पर क्या हो सकता है, ये गैमेट्स बना सकती है। ठीक है, देखिए अब ओलंपियाड बैट के बारे में बात कर लेते हैं कुछ। तो क्या कहते हैं, देखो ये एल्गी कैन मल्टीप्लाई क्विकली इन वाटरवेज with an overabundance of nitrogen and the phosphorus, particularly when the water is warm and the weather is calm। यानी कि एल्गी उस वाटर में बहुत जल्दी ग्रो करती है जहां पर वाटर के अंदर नाइट्रोजन और फॉस्फोरस जो होता है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। देन उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा ये देखो,
This proliferation causes blooms of the algae, then turn the water noticeably green, although other colors can occur. सबसे पहले तो इतनी सारी एल्गी होने के कारण वाटर का कलर चेंज हो जाएगा, ग्रीन कलर हो जाएगा, ब्लूइश भी हो सकता है कई बार, ठीक है। देन और इस फिनोमिना को कि सडनली ग्रो कर गई एल्गी इसके अंदर, उसे एल्गल ब्लूम बोल देते हैं, ठीक है ना, दैट इज एल्गल ब्लूम। The algal bloom gradually leads to death of aquatic organisms. कई बार क्या होता है, एल्गल ब्लूम होने के कारण दूसरे aquatic organisms जस्ट लाइक फिशेस और अदर क्रिएचर्स जो होते हैं उनको सांस लेने में दिक्कत आती है, और इस कारण से क्योंकि वहां पर पानी सड़ने लगता है, ठीक है, तो वहां ऑक्सीजन का अमाउंट पानी के अंदर कम होने लगता है, जिससे कि जो फिशेस या दूसरे क्रिएचर्स होते हैं वो चोक होकर के मर सकते हैं, ठीक है। तो यहां एल्गी की बात खत्म होती है। नेक्स्ट हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं जिसका नाम होता है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सिंगल सेल वाले तो होते हैं, लेकिन इनके अंदर यूकैरियोटिक सेल्स मिलती हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर मेरे पास ये एक सिंगल सेल है, ठीक है, और मेरे पास पर्टिकुलरली न्यूक्लियस है, उसके अंदर यहां न्यूक्लियस है, उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल पड़ा है और उसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है। इसके अलावा बाकी सारे सेल ऑर्गेनेल्स जस्ट लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, राइबोसोम्स, बहुत कुछ है इसके अंदर, यानी कि ओवरऑल सेल ऑर्गेनेल्स जो है वो सब यहां प्रेजेंट है, तो इन्हें प्रोटोजोआ कहा जाता है, ठीक है। प्रोटोजोआ आर यूनिसेलुलर, ठीक है, प्रोटोजोआ क्या होता है, यूनिसेलुलर होता है, जस्ट लाइक सिंगल सेल। तो प्रोटोजोआ आर यूनिसेलुलर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म दैट शो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स, जो कि एनिमल्स के साथ कुछ कैरेक्टरिस्टिक दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें से कई सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सिंगल सेल है बट इनके ऊपर सेल वॉल नहीं है। अब सेल वॉल नहीं है तो वो एनिमल के साथ में कुछ ना कुछ सिमिलरिटी दिखाएंगे। Although there are some protozoans that show plant-like characteristic, इनमें से भी कुछ ऐसे होते हैं जो plant-like characteristic दिखाते हैं, ठीक है। They contain chlorophyll and can perform photosynthesis, क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल होता है और वो फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं। But in them too the cell wall is lacking, for example यूग्लिना। लेकिन फिर भी प्लांट के साथ एक सिमिलैरिटी दिखाने के बावजूद भी इनके अंदर सेल वॉल नहीं होती। हाँ, क्लोरोफिल है, फोटोसिंथेसिस करेंगे, लेकिन सेल वॉल नहीं मिलेगी। सेल वॉल की जगह पर आपको पता है इनके ऊपर प्रोटीन की एक पतली सी लेयर मिलती है जिसको पेलिकल बोल देते हैं। तो ये यूग्लिना जो है इसमें पेलिकल मिलती है, सेल वॉल नहीं मिलती, ठीक। यूग्लिना के बारे में खास बात बताऊं, जब उसको लाइट मिलेगी ना तब तो वो फोटोसिंथेसिस करता है, लेकिन जब उसको लाइट नहीं मिलती ना तो वो क्या करता है, अपने से छोटे एनिमल्स को पकड़ पकड़ के खाने लगता है। मतलब ऐसा जो न्यूट्रिशन होता है उसे मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं, यानी कि लाइट मिली तो प्लांट की तरह, लाइट नहीं मिली तो एनिमल की तरह न्यूट्रिशन ले रहे हैं, ठीक है। देखो कई सारे एग्जांपल्स है इसके अंदर, इट्स लाइक अमीबा। अमीबा है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। जियार्डिया, जियार्डिया जो है ये कुछ इस तरह से दिखता है कि उसके ऊपर देखो बहुत सारे यूं ऐसे फ्लैजिला से लगे हुए दिखाई देते हैं। ये हमारे इंटेस्टाइन के अंदर जाकर के एक डिजीज पैदा करता है, नाम होता है काला आजार। काला आजार डिजीज पैदा करता है, ठीक है ना। इसके बाद पैरामीशियम, पैरामीशियम भी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, और ये भी प्रोटोजोआ में आता है। और इसके ऊपर बहुत सारे ऐसे देखो स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं। इन्हें क्या बोलते हैं पता है, इनको बोलते हैं सीलिया, ये बोलते हैं सीलिया। सीलिया कहते हैं। इसके अलावा ये क्या है सर, ये क्या है, ये है लिशमानिया। ये क्या है, लिशमानिया। तो ये सारे के सारे क्या आ जाएंगे, ये सारे आते हैं प्रोटोजोआ के अंदर, ठीक है। सेल वॉल इनमें से किसी में भी नहीं है। नेक्स्ट हम बात करें प्रोटोजोआ के बारे में और कुछ बातों की, तो दे शो द वैरायटी ऑफ शेप्स। देख लिया आपने, कई सारे शेप्स थी इनकी। दे मे बी इर्रेगुलर जस्ट लाइक अमीबा। अमीबा कैसा था, इर्रेगुलर शेप का था, देखो ये देखो इर्रेगुलर शेप का है, ओके। स्लीपर शेप जस्ट लाइक अ पैरामीशियम, स्लीपर होती है ना, स्लीपर जैसे शेप का होता है पैरामीशियम। देन सेल वॉल इज आल्सो एब्सेंट इन देम। सिंगल सेल परफॉर्म द ऑल फंक्शंस ऑफ लाइफ, हेंस दे आर आल्सो टर्म्ड एज ए सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, यानी कि सिंगल सेल परफॉर्म करती है सारे फंक्शन। अब एक बात बताऊं, बेचारी के पास है क्या, एक सिंगल सेल ही तो है, खाना खाना होगा वही सेल खाएगी,
ठीक है, न्यूट्रिशन और कहीं से लेना होगा वही सेल लेगी, रेस्पिरेशन करना होगा वही सेल करेगी, वेस्ट मटेरियल बाहर निकालना होगा वही सेल निकालेगी। सिंगल सेल को सब काम करना है। हमारे अंदर तो ऐसा नहीं होता, रेस्पिरेशन के लिए लंग्स अलग से है, न्यूट्रिशन के लिए हमारे पास इंटेस्टाइन्स है, स्टमक है, वेस्ट मटेरियल बाहर निकालने के लिए किडनीज है ना, हमारे सब अलग अलग काम करती हैं सेल्स। इनके अंदर एक ही सेल है तो सब काम उसी को करने पड़ेंगे, ठीक है। इसीलिए उनको क्या बोलते हैं, ए सेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी कह देते हैं। फॉर लोकोमोशन सीलिया, फ्लैजिला और स्यूडोपोडिया आर यूज्ड। सीलिया क्या होते हैं, स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स लाइक दैट, ये होते हैं सीलिया। फ्लैजिला क्या होता है, लंबी टेल लाइक स्ट्रक्चर, ये फ्लैजिला होते हैं। और स्यूडोपोडिया क्या होता है, इर्रेगुलर, ऐसे कुछ एक्सटेंशंस जो निकलते हैं सेल से, जो चलने में काम आते हैं, दे आर इर्रेगुलर एक्सटेंशंस आर कॉल्ड स्यूडोपोडिया, ठीक है। सम प्रोटोजोआ लिव इन फ्रेश और सॉल्टी वाटर। कुछ प्रोटोजोआ जो होते हैं वो फ्रेश वाटर में रहते हैं और कुछ सॉल्टी वाटर में रहते हैं। अदर लिव इन सॉइल, और कुछ एक जो है वो सॉइल के अंदर यानी मिट्टी के अंदर रहते हैं। सम आर पैरासाइट्स दैट लिव इन द बॉडीज ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स ऑर्गेनिज्म। यानी कि कुछ एक ऐसे होते हैं जो किसी लिविंग बींग की बॉडी के अंदर जाकर के पैरासाइट के फॉर्म में रहते हैं और उनमें डिजीज पैदा करते हैं, और उनमें से एक ह्यूमन भी है जिनमें ये डिजीज पैदा करते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक अमीबा, जियार्डिया एंड द पैरामीशियम आर सम एग्जांपल्स ऑफ प्रोटोजोआ, ठीक है। मैंने बताया भी, जियार्डिया जो है देखो वो काला अज़ार डिजीज पैदा करता है। अमीबा जो होता है वो अमीबियासिस नाम के डिजीज पैदा करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बाउंड्स हो जाते हैं, घाव हो जाते हैं, पेट दर्द होता है, ठीक है। इसी के साथ ही क्या होता है, स्टूल के साथ जो होता है वो ब्लड क्लॉट्स आते हैं, ये अमीबा के कारण होता है, अमीबियासिस बोलते हैं। उसके बाद देखो और क्या कहता है ये, प्रोटोजोआ हैव एनिमल लाइक न्यूट्रिशन। प्रोटोजोआ में क्या होता है, एनिमल लाइक न्यूट्रिशन होता है, मतलब मोस्ट ऑफ क्या होता है, एनिमल्स के जैसे दूसरों पर, जैसे एनिमल्स दूसरों पर डिपेंड रहते हैं ना अपने फूड के लिए, खुद खाना नहीं बनाते फोटोसिंथेसिस करके, एग्जैक्टली वैसे ही ये भी ऑर्गेनिज्म जो है वो दूसरों पर डिपेंड रहते हैं मतलब खाने के लिए। यूग्लिना एक एक्सेप्शन है ना। प्रोटोजोआ हैव एनिमल्स लाइक न्यूट्रिशन व्हिच इज कॉल्ड होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है, पहले फूड को बाहर से अंदर लिया जाता है, देन उस सेल के अंदर फूड को क्या किया जाता है, डाइजेस्ट किया जाता है। बट समार पैरासाइटिक और सेप्रोफाइटिक, कुछ एक मेंबर्स जो होते हैं इसके वो पैरासाइटिक हो सकते हैं यानी डिजीज पैदा करने वाले हो सकते हैं, ये सेप्रोफाइटिक हो सकते हैं यानी सड़ी गली चीजों के ऊपर ग्रो करने वाले हो सकते हैं। दे फीड ऑन एनिमल सेल्स एंड कॉज डिजीजेस इन मैन एंड डोमेस्टिक एनिमल्स। ये क्या करते हैं, फीड करते हैं एनिमल सेल्स को और उनके अंदर डिजीज पैदा करते हैं। जैसे ये ह्यूमन की सेल्स जो होती है उनको भी फीड कर सकते हैं, या डोमेस्टिक एनिमल्स जो होते हैं उनमें भी डिजीज पैदा कर सकते हैं, ठीक है। Feed animal cells and cause disease in man and domestic animals. प्रोटोजोआ मल्टीप्लाई बाय द बाइनरी फिजन, ठीक है। प्रोटोजोआ जो होता है वो बाइनरी फिजन करके जो है वो डिवाइड करता है। जैसे मान लो ये सिंगल सेल है, ये आगे चलेगी और दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, ये दोनों डॉटर सेल्स हो गई, ये प्रोसेस हो गया बाइनरी फिजन। या फिर मल्टीपल फिजन भी हो सकता है, एंड द स्पोर फॉर्मेशन। Some protozoa reproduce sexually also, कुछ प्रोटोजोआ सेक्सुअली रिप्रोड्यूस भी करते हैं। ये तीनों ही तरह के रिप्रोडक्शन हमने अभी फंगस में देखा था ना पीछे भी। एग्जांपल है पैरामीशियम, इसका एग्जांपल है पैरामीशियम। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले में पैरामीशियम आता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले में क्या होगा, गैमेट्स होंगे, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, वो आपस में मिलेंगे और उसके बाद में क्या हो जाएगा, उसके बाद में गैमेट्स के मिलने के बाद नई सेल्स बनती हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है गैमेट्स मिलते भी नहीं, गैमेट्स बनते भी नहीं है, उनमें क्या होता है डीएनए एक्सचेंज हो जाता है आपस में, वही कह देते हैं कि वही क्या हो गया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जैसा हो गया, होता है। इसके बारे में डिटेल्स जो है वो आगे कहीं आएंगी। जैसे यहां देखो अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन दिखा रखा है, जैसे ये अमीबा है, अमीबा के पास में एक फूड पार्टिकल पड़ा है, तो उसने क्या किया, ऐसे छोटे छोटे एक्सटेंशंस निकाले और फूड को अपने अंदर कवर अप कर लिया, ठीक है। उसके बाद उस फूड को डाइजेस्ट किया उसने, डाइजेस्ट करने के बाद में जो वेस्ट मटेरियल है वो उसने अमीबा ने बाहर निकाल दिया। जो भी अनडाइजेस्टेड मटेरियल है, जितना भी हम फूड खाते हैं ना वो सारा फूड डाइजेस्ट नहीं होता है, उसका सिर्फ कुछ एक परसेंटेज ही हम डाइजेस्ट कर पाते हैं, बाकी अनडाइजेस्टेड फूड तो हम भी स्टूल के फॉर्म में बाहर निकालते हैं, ठीक है। The next one is viruses. Viruses जिनसे दुनिया बहुत परेशान है, क्योंकि वायरस ऐसे हैं जिनके पास सेल्स भी नहीं है, ये सेल्स से भी लोअर कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। ये वायरस इतने ज्यादा खतरनाक क्यों होते हैं, क्योंकि इनको मारने के लिए एंटीबायोटिक्स यूज भी नहीं कर पाते, क्योंकि एंटीबायोटिक दवाइयां इनके ऊपर काम ही नहीं करती हैं। मोस्ट ऑफ वायरसेस जो हैं उनसे लड़ने के लिए
हम एंटीवायरल ड्रग्स लेते हैं या फिर हमारी इम्यूनिटी उस जगह पर काम करती है। देखिए बात करते हैं वायरस के बारे में। वायरसेस आर स्मॉलर देन एनी नॉन सेल। वायरसेस जो है वो हर किसी भी सेल की बात कर लो आप, उससे भी सबसे छोटे होंगे। देयर साइज रेंज फ्रॉम 0.015 टू 0.2 माइक्रोमीटर, इतना ज्यादा छोटा, 0.015 to 0.2 माइक्रोमीटर। दे आर ऑल्सो स्मॉल दैट दे कैन नॉट बी सीन बाय द लाइट माइक्रोस्कोप। ये इतने छोटे हैं कि आप कम पावर वाले माइक्रोस्कोप से देखोगे तो दिखेंगे भी नहीं। To observe viruses, scientists used इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये बहुत पावरफुल माइक्रोस्कोप्स होते हैं जो कई गुना जूम करके दिखाते हैं किसी चीज को, इसीलिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स कहे जाते हैं इनको। और वायरस को देखने के लिए यही यूज आते हैं। देखो यहाँ एक वायरस का डायग्राम दिखा रखा है जो कि नीचे लिख रखा है, देखो HIV, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ये ह्यूमन के अंदर एड्स नाम का डिजीज जो है वो पैदा करता है। ठीक है, वायरसेस डू नॉट हैव अ सेल्युलर स्ट्रक्चर। वायरस के पास कोई सेल्युलर स्ट्रक्चर नहीं है होती। Like other microorganisms, viruses are regarded as a connecting link between living and non-living things. Viruses को लिविंग और नॉन लिविंग थिंग के बीच की कनेक्टिव लिंक बोला जाता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है ये वायरस करते क्या है। वायरस कितने ही सालों तक किसी सरफेस पर पड़े रह सकते हैं एज इनएक्टिव फॉर्म। मान लो कोई वायरस है, ये वायरस है, ये अभी इनएक्टिव फॉर्म में पड़ा है। ठीक है, ये अभी इनएक्टिव फॉर्म में पड़ा है। उसके बाद क्या होगा, इसके अंदर एक डीएनए है। देखो डीएनए मिलेगा, आरएनए मिलेगा, कुछ जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर मिलता है। चीजें क्या होती है, इसके ऊपर एक प्रोटीन की कवरिंग होती है और इसके अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए या आरएनए। बस इतना ही है वायरस, और कुछ भी नहीं होता। ये पड़ा है, कितने ही सालों तक पड़ा रह सकता है अगर इसको कुछ ना भी मिले। अगर किसी सरफेस पे ये पड़ा है कितने साल तक, लगभग थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक ये पड़े रह सकते हैं। लेकिन अभी गलती से ये किसी लिविंग सेल के कांटेक्ट में आ गए। जैसे मान लो ये कोई लिविंग सेल है, मैं लिख दूं यहाँ पे एक लिविंग सेल है, लिविंग सेल है, उसके कांटेक्ट में आ गए। तो ये वायरस क्या करेगा, उस लिविंग सेल के ऊपर जाएगा, उस पे बैठेगा यूं ऐसे, और अपना जो जेनेटिक मटेरियल है वो इस सेल के अंदर डाल देगा। डाल दिया अपना जेनेटिक मटेरियल सेल के अंदर। उसके बाद ये जेनेटिक मटेरियल इस पूरी सेल को अपने अंडर कंट्रोल में ले लेगा और अपनी कई सारी कॉपियां बनवाएगा। और वायरस की थाउजेंड्स ऑफ कॉपीज बनती है एक सिंगल सेल में। बाद में वो सेल मर जाती है। जब वो सेल बस्ट होती है, फटती है, तो कई सारे डॉटर वायरसेस जो होते हैं वो बाहर निकलते हैं। क्यों? इतने टाइम तक तो ऐसे ही पड़ा था, जैसे लिविंग सेल के कॉन्टेक्ट में आया एक्टिव हो गया सडनली। इसीलिए ऐसा लगता है कि कहीं बार तो ऐसा लगता है कि नॉन लिविंग है। जब ये सिंगल सेल के कांटेक्ट में या लिविंग सेल के कांटेक्ट में आता है तो भी लगता है लिविंग है। इसीलिए इसको लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कनेक्टिव लिंक बोला जाता है। देखिए नेक्स्ट, दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस बाय देमसेल्व्स। ये खुद से रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। रेस्पॉन्ड टू द चेंज और यूज द एनर्जी और ग्रो। ना तो ये रेस्पॉन्ड कर सकते हैं किसी के लिए, ना ये चेंज कर सकते हैं। अपना जो भी कुछ फील होना होता है ना, बाहर के एनवायरनमेंट को फील करना होता है, वो कुछ नहीं कर सकते, या वो ग्रो भी नहीं कर सकते। दिस सीम्स टू इंडिकेट दैट वायरसेस आर नॉट लिविंग। ये चीजें ये बताती है कि वायरसेस जो है वो लिविंग नहीं है। ठीक है, उसके बाद When a virus enters in the living cells of an organism, it is able to reproduce. जब ये किसी लिविंग सेल के अंदर एंटर करता है, वास्तव में खुद तो एंटर नहीं करता, अपना जेनेटिक मटेरियल एंटर करवाता है, देन ये एबल हो जाता है रिप्रोड्यूस करने के लिए। एंड दे आर thus termed as obligate parasite। इसीलिए इसको हम obligate parasite बोलते हैं। obligate parasite का मतलब पता है क्या होता है? इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। अगर इसको रिप्रोड्यूस करना है या इसको अपने नंबर बढ़ाने हैं तो इसको कोई ना कोई लिविंग सेल चाहिए ही चाहिए। They use the energy of the host cells for this purposes। क्योंकि उसके पास खुद के पास एनर्जी तो है नहीं, वो सेल की मशीनरी का यूज करेगा अपने रिप्रोडक्शन के लिए। ठीक है, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ थाउजेंड्स ऑफ वायरसेस द होस्ट सेल ऑफन डाइज। उसके बाद थाउजेंड्स ऑफ वायरसेस बनेंगे, होस्ट सेल मर जाएगी, द होस्ट सेल ब्रस्ट एंड द न्यू वायरसेस स्प्रेड एंड इन्वेड अदर सेल्स। जब वो होस्ट सेल मर जाएगी, सारे वायरसेस बाहर निकलेंगे और आस पड़ोस की सेल्स को और इन्फेक्ट करने लगेंगे और सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। ठीक है, As a large number of host cell die, क्योंकि होस्ट सेल मरती रहेंगी,
द पर्सन फॉल्स इल, इसलिए वो इंसान जो है वो बीमार पड़ जाता है। वायरसेस इन्फेक्ट द बैक्टीरिया, वायरसेस किस किस को इन्फेक्ट करते हैं? बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर देते हैं, बताओ। प्लांट्स को, एनिमल्स को और ह्यूमंस को भी इन्फेक्ट करते हैं। वायरसेस इन्फेक्टिंग बैक्टीरिया आर कॉल्ड बैक्टीरियोफेजेस, यानी ऐसे वायरसेस जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? बैक्टीरियोफेजेस कहते हैं। ये देखो एक बैक्टीरियोफेज का डायग्राम दिखा रखा है इस जगह पे, ठीक है। ये ऊपर की कवरिंग है, इसकी ऊपर की कवरिंग यूं, इसके ऊपर क्या होता है? इसका डीएनए है यहां, ये कवरिंग को बोलते हैं कैप्सिड। क्या बोलते हैं? कैप्सिड। और यहां इसका डीएनए पड़ा है, ठीक है। ये हिस्सा जो होता है ये होता है इसका कॉलर, फिर उसके बाद ये होती है टेल शीट और यहां लॉन्ग टेल फाइबर्स मिलते हैं ऐसे। ये बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाला वायरस है, ठीक है। ये क्या बोलते हैं? बैक्टीरियोफेज कहते हैं। वायरस कंसिस्ट द फॉलोइंग पार्ट्स, वायरस में क्या क्या चीजें होती है, क्या क्या पार्ट्स होते हैं, हम उनके बारे में बात कर लेते हैं। न्यूक्लियोइड रिप्रेजेंट द वायरल क्रोमोसोम्स, इसके अंदर डीएनए होता है, उसी को क्या बोला है? न्यूक्लियोइड बोल दिया, ठीक है। इट मे बी लीनियर और सर्कुलर विद वेरियस डिग्री ऑफ कॉइलिंग, या तो ये सीधा हो सकता है, या डीएनए या तो सीधा हो सकता है ऐसे, और या फिर ऐसे कॉइल किया हुआ हो सकता है, ठीक है ना, यू कॉइल किया हुआ हो सकता है, ठीक है। और वेरियस डिग्री में कॉइलिंग हो सकती है, कॉइलिंग ज्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। द न्यूक्लिक एसिड इज आइदर डीएनए और आरएनए बट नेवर बोथ, या तो वायरस के अंदर आरएनए मिलेगा या जेनेटिक मटेरियल मिलेगा डीएनए के फॉर्म में, दोनों आरएनए और डीएनए एक ही वायरस में एक साथ नहीं मिलते। डीएनए कंटेनिंग वायरसेस आर कॉल्ड डीऑक्सीवायरसेस while the RNA containing viruses are termed as riboviruses। डीएनए कंटेनिंग वायरसेस क्या बोलते हैं? डीऑक्सीवायरसेस, और आरएनए कंटेनिंग वायरसेस को बोलते हैं राइबोवायरसेस, ठीक है। कैप्सिड sheet coat is a proteinaceous covering around the virus which protect from damage। क्या है? इसके पास में डीएनए को प्रोटेक्ट करने के लिए एक कवरिंग मिलेगी, क्या बोलते हैं उसको? कैप्सिड कहते हैं, ठीक है। The capsid consists of a number of subunits is called capsomeres, ठीक है, और कैप्सोमर्स भी बोल देते हैं। यहां देखो, यहां बहुत आसानी से समझ आएगी चीजें। जैसे मान लो मैंने एक बैक्टीरियोफेज बनाया है ये, ठीक है, ये पूरी कवरिंग क्या है? कैप्सिड की है। यहां इसकी सब यूनिट्स भी मिलती हैं ऐसे, यूं, ठीक है, यूं ऐसे ट्राइंगुलर सब यूनिट्स है यहाँ पे देखो, यूं यूं यूं, ये सब ट्राइंगुलर सब यूनिट्स मिलकर के क्या बनाती है? कैप्सिड बनाती है। और ये सिंगल यूनिट जो होती है उसे क्या बोलते हैं? कैप्सोमियर्स या कैप्सोमर बोल सकते हैं। एनवेलप is a loose membranous covering that occurs in some animal viruses, rarely plant and the bacterial viruses। कई बार क्या होता है? loose membranes भी मिलती है, जैसे यहां पे देखो ये डीएनए है, ठीक है, ये ऊपर का कैप्सिड है। इसके अलावा यहां पर लूज लेयर भी मिलेगी, किसमें मिलती है? एनिमल वायरसेस में मिलती है, रेयरली मिलती है प्लांट वायरसेस के अंदर, ठीक है। सरफेस ऑफ एनवेलप कैन बी स्मूथ, हैव द आउटग्रोथ्स इज कॉल्ड स्पाइक्स। कई बार क्या होता है? सरफेस जो होती है उसके ऊपर ऐसे यूं ऊपर की तरफ ऐसे बल्ब जैसी स्ट्रक्चर्स भी लगी हुई होती है, उनको बोलते हैं स्पाइक्स, बोलते हैं स्पाइक्स कहते हैं उनको, ठीक है। बात करते हैं ओलंपियाड बाइट की। वायरसेस इन्फेक्टिंग साइनोबैक्टीरिया आर कॉल्ड साइनोफेगस। साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं? बैक्टीरिया होते हैं। अगर वो वायरस साइनोबैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं तो क्या होता है? उन्हें साइनोफेगस बोलते हैं। और फंगी आर कॉल्ड माइकोफेजेस एंड द एल्गी आर कॉल्ड फाइकोफेजेस। अगर वो फंगस को इन्फेक्ट करते हैं तो उनको माइकोफेजेस बोलते हैं, और अगर ये एल्गी को इन्फेक्ट करते हैं तो उनको फाइकोफेजेस बोलते हैं। वायरसेस के अलग अलग नाम है ये, ठीक है। वायरस डिजीज पैदा करते हैं कई सारी। आपको है ना जनरली जुकाम होता है ना, जो कॉमन कोल्ड बोलते हैं जिसको हम, ये कॉमन कोल्ड एक वायरस के कारण से ही होता है जिसका नाम होता है राइनो वायरस। एक कॉमन डिजीज से लेकर के एचआईवी जैसी भयंकर डिजीज जो है वहां तक वायरसेस जो है उनका एक तरीके से देखा जाए तो बहुत खतरा रहता है, ठीक है ना। सर एक लाइन कट है यहाँ पे, यानी कि एक कॉमन डिजीज से लेकर के एक भयंकर एचआईवी जैसी डिजीज तक, कॉमन डिजीज जो है वो कॉमन कोल्ड हो गया, कॉमन कोल्ड से लेकर के भयंकर वाली एचआईवी डिजीज तक वायरसेस जो है वो इन्फेक्ट कर सकते हैं, यानी कि ऐसी डिजीज भी कॉज कर सकते हैं वो, ठीक है। अब हमने यहां माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ लिया। हमने पढ़ा था बैक्टीरिया के बारे में, हमने पढ़ा फंगस के बारे में, हमने पढ़ा प्रोटोजोआ के बारे में, हमने पढ़ा वायरस के बारे में, ठीक है। अब इसके बाद कुछ सेल्फ असिस्टेंट टेस्ट जो है वो देखते हैं। Which one of the following protozoan poses pseudopodia?
तो आपको पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास में स्यूडोपोडिया होता है, ठीक है। पैरामीशियम, जियार्डिया, अमीबा और ट्रेपैनोसोमा। अगर मैं बोलूं पैरामीशियम जो होता है उसके पास तो सीलिया होता है, जियार्डिया के पास, ट्रेपैनोसोमा के पास फ्लैजिला होता है, लेकिन अमीबा जो है वो स्यूडोपोडिया की हेल्प से चलता है ना। मिक्सोट्रोपिक न्यूट्रिशन इज सोन बाय, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था, मिक्सोट्रोपिक न्यूट्रिशन किसको बोलते हैं? लाइट मिलेगी तो लाइट के साथ फोटोसिंथेसिस करेंगे, लाइट नहीं मिलेगी तो उसके बाद क्या करेंगे? वो एनिमल्स की तरह काम करेंगे। ये कौन करता है? क्या एंटमीबा हिस्टोलाइटिका करता है, यानी अमीबा करता है, ठीक है, या अमीबा की एक जनरल स्पीशीज करती है, या यूग्लिना करता है, या ऑल ऑफ दिस करता है? आई थिंक यूग्लिना इज करेक्ट आंसर, क्योंकि यूग्लिना ही तो होता है जिसके पास क्लोरोफिल होता है, अमीबा के पास तो नहीं होता क्लोरोफिल, ठीक है। यूनिसेल्युलर फंगस इज, हमने पढ़ा था जो फंगस होती है वो जनरली मल्टी सेलुलर होती है, लेकिन एक एक्सेप्शन है उसका, वही एक एक्सेप्शन यहां दे रखा है। क्या ये पेनिसिलियम है, मोल्ड है, मशरूम्स है, या यीस्ट है? यीस्ट इज द यूनिसेलुलर फंगस। फोर्थ आंसर। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कैप्सिड ऑफ वायरस कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ सब यूनिट्स आर कॉल्ड। कैप्सिड की जो सब यूनिट्स होती है उसको क्या बोलते हैं? अभी थोड़ी देर पहले बोला, 5 मिनट पहले देखा हमने, क्या बोलते हैं? कैप्सोमियर्स बोलते हैं। सेकेंड ऑप्शन कैप्सोमियर्स, ठीक है। लास्ट 5 देखो। जिलेडियम इज एन एग्जांपल ऑफ ब्राउन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, ग्रीन एल्गी या रेड एल्गी? जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया, जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया ये कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनका यूज बिस्किट, आइसक्रीम, जेलीज ये सब बनाने में करते हैं। इनसे ना एगार एगार मिलता है, ठीक है ना, उसका यूज करते हैं एक्चुअली। तो ये जिलेडियम जो है वो किसका एग्जांपल है? जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया जो है वो एग्जांपल है रेड एल्गी का, ठीक है ना, रेड एल्गी। तो जिलेडियम रेड एल्गी है। यहां तक हमने कंप्लीट किया है इंट्रोडक्शन और उसके साथ में डिटेल्स जितनी भी थी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, और साथ में किया एक टेस्ट। यहां तक अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट सेशन में इसी चैप्टर के आगे वाले पार्ट्स को लेकर के। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग विद विंसम इंटरनेशनल स्कूल। थैंक यू।